हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 जे प्रोग्राम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल का उल्लेख कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कच्चे माल को यूज़ किया जाता है। सबसे पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, दूसरा पानी और तीसरा सूरज की रोशनी को प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल से CO2 प्राप्त करते हैं। पानी पौधे जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और सूरज की रोशनी का क्या काम होता है, सूरज की रोशनी जिसे क्लोरोफिल और पौधे के अन्य हरे भागों द्वारा अवशोषित किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम होते हैं। तो हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की कमी होती तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया में रक्त द्वारा शरीर आवश्यक ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा को ले जाने में असमर्थ होता है, इसलिए शोषण कम होगा और शरीर को कम ऊर्जा मिलेगी। हीमोग्लोबिन की कमी वाले व्यक्ति को कमजोरी, पीलापन, सुस्ती महसूस होगी और वह बाहरी शारीरिक कार्य भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पानी वाष्प के रूप में खो देता है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसमें पौधे क्या करते हैं, वाष्प के रूप में पानी को बाहर छोड़ते हैं पत्तियों के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में स्थानांतरण क्या है। स्थानांतरण घुलनशील पदार्थों, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पूरे पौधे में अन्य ऊतकों तक स्थानांतरण कहलाता है। जो भी घुलनशील पदार्थ है उनको सभी ऊतकों में पहुंचाना पौधे के, उसे स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है और हमारे पाचन तंत्र के किसी एक एंजाइम का नाम बताइए और उसका कार्य भी लिखिए। तो एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक प्रोटीन होते हैं जो बिना उपयोग के रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एमाइलेज मुंह और छोटी आंत में स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। और इसी के सेकंड पार्ट है, रेगिस्तानी पौधे कब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक समीकरण का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है और ये इस प्रकार दिखाई गई। देखिए यहाँ पे है, ये CO2 है प्लस वाटर। पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 और वाटर का यूज़ करते हैं। सनलाइट एंड सन से क्या करते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं और उसका यूज़ करके वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, जिसको किससे दिखाया गया, ग्लूकोज जो होता है, प्लस ये बाहर H2O और ऑक्सीजन देते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, रेगिस्तानी पौधे कब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो रेगिस्तानी पौधे रात के समय अपने रंध्र को खोलते हैं और CO2 को लेते हैं और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी की हानि को रोकने के लिए रंध्र दिन के समय बंद रहते हैं। वे CO2 को अपनी कोशिका में तब तक संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं जब तक कि सूरज नहीं निकल जाता और वे दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की अमीबा में पोषण की प्रक्रिया बतानी है। किस तरीके से अमीबा में पोषण होता है। अमीबा क्या करता है, ताजे पानी में पाया जाने वाला एक प्रोटोजोआ है। देखिए ये अमीबा का चित्र, और ये पानी में मौजूद सूक्ष्म पौधों और जानवरों को खाता है। अमीबा में पोषण का तरीका होलोजोइक है और अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को फेगोसाइसिन कहा जाता है। अमीबा की पोषण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे अमीबा है, देखिए अमीबा के पास में एक खाद्य कण है जिसको क्या करता है, ये अपने पदार्थ से चारों ओर से घेर लेता है। ये कूटपाट भी कहते हैं इसे।
इसे घेरने के बाद क्या करता है, खाद्य रिक्तिका को अंदर कर लेता है, अवशोषण कर लेता है और फिर इसका स्वांगीकरण करके उसे बहिक्षेपण करता है और इसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से अमीबा में पोषण होता है। ये अमीबा में पोषण का जो ये वाला क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। अब इसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं, पहले अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और निष्कासन। ठीक है, ये मानव में पाचन में भी यही 5 प्रक्रियाएं होती हैं जो अमीबा में होती हैं। तो अंतर्ग्रहण क्या है? अंतर्ग्रहण शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया है। अमीबा एक कोशिक प्रणाली है, इसलिए भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए इसका मुंह नहीं होता। अमीबा स्यूडोपोडिया बनाकर उसके भोजन को घेर कर निगल लेता है और जब भोजन पूरी तरह से घेर लिया जाता है तो भोजन के एक थैली के रूप में निगल लिया जाता है, जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। फिर अमीबा पाचन बड़े और अघुलनशील अणुओं को छोटे और पानी में घुलनशील अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है। अमीबा में कई पाचन एंजाइम खाद्य रिक्ति में मौजूद भोजन पर प्रतिक्रिया करते हैं और इसे सरल और घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं। अवशोषण पाचन एंजाइम के द्वारा पचा हुआ भोजन फिर विसरण की प्रक्रिया के द्वारा कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है, जबकि अपचित भोजन खाद्य रिक्तिका में ही रहता है। यदि अमीबा के द्वारा बड़ी मात्रा में भोजन अवशोषित कर लिया जाता है तो अतिरिक्त भोजन ग्लाइकोज लिपिड के रूप में कोशिका द्वारा जमा हो जाता है। स्वांगीकरण क्या है कि इस चरण के दौरान कोशिका द्रव्य द्वारा अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवशोषित भोजन को ऊर्जा मरम्मत करता है, वृद्धि करता है और इसके उपयोग के लिए इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। निष्कासन जो भोजन रिक्तिका में पर्याप्त मात्रा में अपचित भोजन हो जाता है तो कोशिका झिल्ली को तोड़कर इसे शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है और शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। इसको बहिक्षेपण भी बोला जाता है निष्कासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्या परिवहन करते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम, फुस्फुसीरा, इनके बारे में बताना है आपको। तो सबसे पहले जाइलम देखते हैं। जाइलम एक विशिष्ट पारक संवाहक उत्तक है जो जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध रस के आरोहण की सहायता से होता है। फ्लोएम क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियों जो भोजन तैयार करती है, तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण भी कहते हैं। फ्लोएम अमीनो एसिड, शूट टिप और रूट टिप में संश्लेषित हार्मोन और अन्य मेटाबोलाइट्स का भी परिवहन करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र में मौजूद फुस्फुसीरा होती है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को क्या करती है, युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिन में लाती है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लाती है। ठीक है, मानव हृदय के बाएं आलिन में। वेना केवा क्या है? फुस्फुसीरा को छोड़कर शरीर के सभी नसों के द्वारा इकट्ठे ऑक्सीजन रहित रक्त को, ठीक है, हृदय के दाहिने आलिन में पहुंचाने का काम करती है। फुस्फुस धमनी क्या होती है? फुस्फुस धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय के दाएं आलिन से फेफड़ों तक ऑक्सीजन के लिए पहुंचाती है। महाधमनी का काम क्या है कि महाधमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं आलिन से प्रणालीगत धमनियों तक पहुंचाती है, जो आगे रक्त को शरीर के विभिन्न भागों और अंगों तक ले जाती है। यहीं से ब्लड को क्या कर दिया जाता है, वो रक्त को क्या कर दिया जाता है, शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। और ये किसका पार्ट है ये बच्चों? ये हमारे मानव हृदय का पार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों में रक्त परिसंचरण मनुष्यों में रक्त परिसंचरण से किस प्रकार से अलग है, इसके बारे में बता रहे हैं। और रक्त परिसंचरण होता क्या है, इसको एक्सप्लेन भी करना है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करने के लिए रक्त को गलफड़ों में पंप किया जाता है और वहां से ये सीधे शरीर के बाकी हिस्सों में चला जाता है, वापिस से मानव मतलब हृदय में नहीं आता है, सीधा शरीर के हिस्सों में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक चक्रण भी बोलते हैं।
इस प्रकार शरीर से गुजरने के एक चक्र के दौरान रक्त हृदय में केवल एक बार गुजरता है और इस प्रकार के संचरण को हम एकल परिसंचरण कहते हैं। अब मनुष्य में परिसंचरण के दौरान रक्त शरीर के एक पूर्ण चक्र में हृदय से 2 बार जाता है और इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हृदय से फेफड़ों तक वापस हृदय तक रक्त के मार्ग को फुसफुसी परिसंचरण कहा जाता है और हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में वापस हृदय तक रक्त के मार्ग को प्रणालीगत परिसंचरण कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जिसमें यहाँ हमें भविष्य में रक्त परिसंचरण के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो शरीर के ऊतकों से ऑक्सीजन रहित रक्त कौन सा होता है बच्चों? जो CO2 होता है जिस ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे ऑक्सीजन रहित रक्त बोला जाता है। वो दायां आलिंद में डाला जाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हैं, शरीर के ऊपरी भाग महाशिरा से क्या है, ये ऑक्सीजन रहित रक्त आता है दायां आलिंद में। देखिए ये दायां आलिंद में आता है यहाँ से, और हृदय का संकुचन इसे दाएं निल्ले में ले जाता है और हृदय जैसे ही संकुचन करता है तो ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पे दाएं निल्ले में आ गया। दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है। इसके बाद फिर ये यहाँ से आता है ब्लड, देखिए यहाँ पर लिख रहा है, ये यहाँ से ये फुसफुस धमनी के थ्रू कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर वहाँ पे जाके ये जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, मतलब एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है। और फिर वहाँ से ये वापस आता है, कहाँ पे है, बायां आलिंद में, और फिर बाएं वेंट्रिकल में वापस आता है यहाँ से, और बाएं वेंट्रिकल ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुँचा देती है। और इस प्रकार शरीर के सभी अंगों के चारों ओर एक पूर्ण चक्र या परिसंचरण परिपथ बन जाता है और रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। इसे रक्त का दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लड आने के बाद आपका जो रक्त है वो वापस यहाँ से महाधमनी से शरीर के हर भाग में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से मानव हृदय काम करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र और मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके पार्ट्स के नाम बताने। तो ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है, जिसमें आपके ये क्या है, ये किडनी है जिसे वृक्क बोलते हैं, बायां वृक्क और ये दायां वृक्क 2 होते हैं जोड़े में। इसके बाद ये बाईं वृक्क शिरा है और ये जो है ये बाईं वृक्क धमनी है। बीच में आपके महाधमनी है, जो साइड में ये पाइप जा रहे हैं ये आपके मूत्रवाहिनी है, 2 मूत्रवाहिनी होती है। इसके बाद ये महाशिरा है, फिर इसके बाद यहाँ पे मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है। जो आपके वृक्क होती है, वृक्क में क्या होता है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है लिक्विड की फॉर्म में, तो वो यहाँ पे सब क्या होता है, छन जाता है। और छनने के बाद आपका जो ये यूरिन है, मूत्र है, वो इस पाइप से होते हुए यानी कि मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और फिर इस मूत्र को क्या कर दिया जाता है, मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से मानव उत्सर्जन तंत्र काम करता है। इसके बाद दूसरा है मानव श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या होता है, यहाँ से नासाद्वार से क्या होती है, एयर एंटर करती है CO2 वाली, और यहाँ से जाने कर मुख गुहा से, ग्रसनी से और कण से होते हुए यहाँ पर आती है, जो श्वसनी है। और श्वसनी को डिवाइड किया गया है श्वसनिका में। और इसके बाद एक पार्ट है यहाँ पे कुपिका, जिसका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होकर वापस से CO2 जो होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन को ये अंदर लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, ये बाहर छोड़ते हैं। बीच में यहाँ पे आपका डायफ्राम है, जिससे ये कवर होता है, ये पसली से कवर किया जाता है। और यहाँ पे बीच में एक उपस्थि वल्ली भी लगी है और इसे क्या बोलते हैं, जो पाइप है, ये श्वास नली है, जिससे क्या बोलती है, हवा अंदर की ओर जाती है ऑक्सीजन वाली। इसके बाद ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है, जिसमें ये हमारा जीभ होती है, जिससे क्या करते हैं, और ये मुंह है, मुंह के द्वारा हम खाने को अंदर लेते हैं, जीभ के द्वारा
दांत के द्वारा चबाया जाता है और जीभ के द्वारा उसको अच्छे से मिलाया जाता है और फिर इस ग्रसिका से होते हुए जो भी हमारा फूड होता है वो यहाँ अमाशय में आ जाता है। अमाशय में आने के बाद फिर छोटी आंत में जाता है और वहाँ पर अच्छे से पाचन होता है और फिर पाचन होने के बाद अवशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत से होते हुए गुर्दा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये डायफ्राम है और ये पित्ताशय है जिसे पित्तरस निकलता है। यहाँ पे पित्तनली है, ये यकृत है, ये अग्नाशय है। छोटी आंत को हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। इसके बाद ये बड़ी आंत है जिसे बृहदांत या कोलाम भी बोला जाता है और ये गुदा द्वार है और ये परिशीलिका है। ठीक है, तो ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम इस तरीके से ये वर्क करता है, मानव पाचन तंत्र। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आइए आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।